गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, स्कूल बंद है। सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के स्कूल इस समय बंद है। पर स्कूल बंद है तो क्या हुआ? पढ़ाई तो आप तक पहुंच रही है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रोज आपके लिए वर्कशीट्स भेजता है, जिन वर्कशीट से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की और अच्छी होगी। आज की जो वर्कशीट है वो है पहली वर्कशीट इंग्लिश की। हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जुलाई 2020 की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी हुई वर्कशीट। तो वेलकम है आप सभी का। वर्कशीट जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले वर्कशीट में ऊपर दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक आपका नाम और एक आपके टीचर का नाम, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप कभी भी वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपना नाम और अपने टीचर का नाम वर्कशीट में लिखेंगे। आपके सामने वर्कशीट है। आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे आपका नाम है राहुल, या आपका नाम है कमलेश, या आपका नाम है राधा। जो भी आपका नाम है वो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। उससे पहले इस आर्टिकल जो शब्द है इसको लगाते हैं ताकि उसको मॉडिफाई कर सके। डेफिनेशन है आर्टिकल की कि आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई इट एज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया, इन चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, इन चीज़ों के आइडिया को समझने के लिए जो वर्ड लगाया जाता है उसे कहते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल है द, तो आप लगाते हैं ना द महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि द यूजुअली उन चीज़ों पे लगाया जाता है जो बहुत यूनिक होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरे जो वर्ड हैं वो है अ और एन। ए जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन हम अ की फॉर्म में करते हैं। तो जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ कंप्यूटर। तो अ जो वर्ड है, ए जो वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन अ की फॉर्म में होती है। और दूसरा होता है एन। तो एक एक कर तीनों आर्टिकल्स को पहले डिस्कस करते हैं और फिर आपकी वर्कशीट डिस्कस करते हैं। तो तीन आर्टिकल्स आपके सामने हैं, द, ए और एन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द। The used before nouns to describe someone or something specific or unique। जब कोई चीज़ बहुत स्पेसिफिक, कोई यूनिक, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। द नेशन, क्योंकि नेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, डिस्क्राइब समथिंग यूनिक, द सन एंड द मून। तो आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि यूनिक चीज़ को भी डिफाइन किया जा सकता है, द सन एंड द मून। इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने यही यूज किया। एंड द सेम नाउन इज मेंशन्ड अगेन, आई गॉट अ गिफ्ट, द गिफ्ट इज फ्रॉम फॉर माय डैड। तो यहाँ पे द लगा क्योंकि उन्होंने उसी चीज को एक सेंटेंस में दो बार यूज किया। डायरेक्शंस के लिए भी द नॉर्थ, द साउथ, द सेंटर, द अबव। तो इस तरीके से भी द वर्ड को यूज किया जाता है। अगला जो वर्ड है आपका वो है अ, यानी कि ए। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, बी, सी, के, एम, एन, बी, डब्ल्यू एटसेट्रा। अब आप कहेंगे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं, जो आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 26 अक्षर हैं, इन अक्षरों में 5 अक्षर ए ई आई ओ यू, इनको यदि हटा दिया जाए तो जितने बचे वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। और किसी भी कॉन्सोनेंट से जो शुरू होता है वर्ड, उसके आगे ए लगता है। ए बुक, ए पेन। अगर इंक बॉटल कहूंगा तो एन इंक बॉटल कहूंगा, क्योंकि वो एक वॉवल है। If a noun starts with vowel but its pronunciation starts with a consonant,
जैसे कई बार क्या होता है कि वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है आपका वोवल से, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी कॉन्सोनेंट की होती है, तो फिर उस केस में उसको हम लिखेंगे कि वो एक, उसके आगे भी ए लगेगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आई वुड लाइक टू विजिट इन यूनिवर्सिटी कैंपस। अब यूनिवर्सिटी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस की वजह से इसके आगे ए लगा, क्योंकि यू जो साउंड होती है वो अ की साउंड होती है। तो अगर अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, अ की साउंड नहीं आ रही, इसीलिए ए लगा। आई हैव बॉट अ वन वे टिकट, ओ की साउंड नहीं है, वो की साउंड है, वन वे टिकट, इसीलिए यहाँ पे वन के आगे भी ए लगा। तीसरा आप जो समझेंगे वो है एन। तो एन की बात करते हैं। एन इज यूज्ड इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद वोवल, और वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन आंसर, तो एन आंसर की बात करी जा रही है। If a noun starts with a consonant but its pronunciation starts with a vowel, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो वोवल की होती है। जैसे एग्जांपल है, इट टेक्स मी एन आवर टू कंप्लीट द वर्कशीट। यहाँ पे जो HOUR है, इसको शायद आप आसान शब्दों में आवर भी पढ़ते हैं, वो आवर नहीं होता, वो होता है आर। इट टेक्स मी एन आर, और आर में आ ओ की साउंड आ रही है, इसीलिए एन लगा। इट टेक्स मी एन आर टू कंप्लीट द वर्कशीट। बिफोर एब्रिविएशंस दैट बिगिन विद द वोवल साउंड, जैसे एब्रिविएशंस हैं MA, ए वाली वर्ड, जो जितनी भी ऐसी एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनकी साउंड ए से स्टार्ट होती है, MA, MSc, MBBS, इन सभी के आगे एन लगता है। तो मुझे लगता है हमने रूल्स को बिल्कुल क्लियरली पढ़ लिया है, और रूल्स मैंने आपके सामने हाईलाइट भी कर दिए हैं, जिससे हम आगे आराम से अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। कुछ और रूल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर सीधा वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ए एंड इज यूज्ड only with singular nouns. Unspecific plural nouns do not need an article. जैसे अगर कोई प्लूरल है, जैसे लिखा है इन्होंने सेंटेंस, इन्हीं का एग्जांपल देखते हैं। There are skyscrapers in Gurgaon. Skyscrapers मतलब ऊंची इमारतें, तो there are skyscrapers in Gurgaon। तो अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक होता तो हम लिखते There is a skyscraper in Gurgaon, तब ये लिखते हैं। अगला है, no article is used before special place. Proper nouns, meal, language, जैसे कि we study English, every day after lunch, at home during quarantine. इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, बिकॉज कोई स्पेशल प्लेस, प्रॉपर नाउन, मील और लैंग्वेज, इनके आगे किसी भी तरीके के आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है अभी तक कि जितने भी रूल्स हमने किए वो सभी रूल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अब उन रूल्स के साथ हम अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक, अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज, तो ये एक डायलॉग है। डायलॉग का मतलब होता है दो चीज़ों के बारे में बातचीत। तो कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस यूजिंग ए एंड द। हाय, आई एम, अब क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? आई एम द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेयर डू यू कम फ्रॉम? तो अब कॉन्वर्सेशन किसके बीच में? दिल्ली और कोरोना के बीच में। तो कोरोना क्या कहते हैं? आई कम फ्रॉम द ईस्ट। आपको याद होगा जो डायरेक्शंस हैं जो हमने पढ़ी थी, वो डायरेक्शंस के आगे द लिखा हुआ आता है। तो आई कम फ्रॉम द ईस्ट एंड आई एम ऑन अ वर्ल्ड टूर। मैं एक वर्ल्ड टूर पे। दिल्ली, हाउ डिड यू ट्रेवल टू दिल्ली? तुम दिल्ली तक कैसे पहुंचे? तो कोरोना कहता है आई टुक द फ्लाइट, मैंने फ्लाइट ली थी। दिल्ली, ओह आई सी, वेयर आर यू स्टेइंग इन दिल्ली? तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो कोरोना कहता है आई हैव फाउंड शेल्टर इन द लंग्स ऑफ पीपल। मैं लंग्स ऑफ, जो लोगों के लंग्स हैं उनमें रहता हूँ। दिल्ली,
इज क्वाइट, लिखा हुआ है तो आएगा एन, दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टे। Corona, I know, I want to live here for a long time. Your city is beautiful, but अब लोगों के लिए यूज करेंगे तो but the people here want to drive me out. They are maintaining social distancing and have mobilized the, ये अब मेडिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मोबिलाइज द मेडिकल फ्रेटर्निटी टू फाइट अगेंस्ट मी। दिल्ली, it seems that with our collective effort, अब again victory मतलब जीत मतलब important चीज, the victory is near। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इंग्लिश की वर्कशीट का। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। दिल्ली, हाय, आई एम द कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर डू यू कम फ्रॉम? करोना, आई कम फ्रॉम द ईस्ट, आई एम ऑन अ वर्ल्ड टूर। दिल्ली, हाउ डिड यू ट्रेवल टू दिल्ली? करोना, आई टुक, यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, ये द नहीं बल्कि अ होगा क्योंकि एक फ्लाइट ली है उसने, तो आई टुक अ फ्लाइट। दिल्ली, ओह आई सी, वेयर आर यू स्टेइंग इन दिल्ली? Corona, I have found shelter in the lungs of people. Delhi, that's quite an interesting place to stay. Corona, I know, I want to live here for a long time. Your city is beautiful, but the people here want to drive me out. They are maintaining social distancing and have mobilized the medical fraternity to fight against me. Delhi, it seems that with our collective effort, the victory is near. तो ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट थी। आगे देखते हैं अगली वर्कशीट कौन सी है। तो जो आपकी अगली वर्कशीट आज की है वो है सामाजिक विज्ञान भूगोल की अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप। वही ऊपर अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम। अब भारत के भौतिक स्वरूप में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं जो पुराने रवादार या दानेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है जहां चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। खनिज पदार्थों जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता अधिकता जिसका काफ़ी औद्योगिक महत्व है। तो ये हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके दो मुख्य भाग हैं। अब अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है। तो ये भारत का एक मानचित्र है जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार का जो पीले रंग वाला हिस्सा है ये सारा आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। ठीक है, लाल वाला तटीय है वो हम बाद में करेंगे। आज की जो क्लास है वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा ये है जो दिल्ली के नीचे से शुरू हो जाता है हरियाणा से, और आपका पूरा कई हिस्से राजस्थान के भी लेगा, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्से हो जाएंगे, नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु के कई हिस्से इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पे। तो वर्कशीट कहती है कि प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं। तो पहला है मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अधिकांश भाग मलबे की पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो वो इस हिस्से के बारे में बताता कि ये जो मध्य उच्च भूमि है ये पश्चिम में तो चौड़ी है लेकिन पूर्व में ये संकीर्ण है, और पूर्वी विस्तार के स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। तो ये आपका बुंदेलखंड बंगेलखंड से होता हुआ एकदम छोटा नागपुर तक खत्म होता है। इस क्षेत्र में बढ़ने वाली नदियां चंबल, बेतवा और केन आदि। तो इस क्षेत्र की तो तीन मेन नदियां इसमें लिखी हुई हैं, चंबल है, बेतवा है और केन है। अब ये उच्च भूमि के अलावा हमारे पास दक्कन के पठार भी हैं। तो दक्कन के पठारों के बारे में पढ़ लेते हैं
कि पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला, मतलब जो दक्कन का पठार है वो पश्चिम में तो ऊंचा है लेकिन पूर्व की ओर उसकी ढाल कम है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो दक्कन ट्रैप क्या है? काली मिट्टी। ये ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है और कपास की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसीलिए आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के इलाकों में बहुत कपास की खेती होती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रृंखला और पूर्वी और पश्चिमी सिरे तक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो ये उन्होंने पूरा लिखा है। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर और विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। सर्वोच्च शिखर, अब इसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर है। और दूसरी चीज, महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल, तो आपने ऊटी के बारे में सुना होगा, साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग जाते भी हैं वहाँ पे। तो ऊटी यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल है। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचे, सतत और उनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच है। पश्चिमी घाट की नदियां नर्मदा, तापी, शरावती अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जोग जल प्रताप स्थित है। तो अगर कभी जीके में पूछें कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो याद रखिएगा जोग जल प्रताप भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा भी इस तरह है। और सर्वोच्च शिखर है अनाई मुड्डी, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। तो ये हमने आज आपके टॉपिक को डिटेल से पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? अगर मैं थोड़ा सा पीछे याद करूं तो मैंने अभी पढ़ा था कि ये जो दक्कन की पठार है इसके अंदर पढ़ा था कि यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है। तो आपका उत्तर हो गया सीधे सीधे दक्कन की पठार, क्योंकि तो दक्कन की पठार जो है वो ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है। तो आपका प्रश्न था कि ज्वालामुखी निक्षेप से कौन सा भारतीय भूभाग बना है, और आपका उत्तर है कि ये दक्कन की पठार जो है वो ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है। आप देखेंगे आपको ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपकी वर्कशीट के अंदर ही मिल जाएंगे, बस आपको उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है कि मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। कि जो आपकी मध्य उच्च भूमि में नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो मध्य उच्च भूमि के अंदर बहने वाली नदियां, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मध्य क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन आदि हैं। तीनों आंसर आपके सामने हैं, आप दो लिख दीजिए कोई। फिर आपका तीसरा था कि पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पॉइंट लिखा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है। यह नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार अनियमित क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण ये पूरा विस्तार अनियमित है। चौथा प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? संक्षिप्त में लिखिए। तो देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि यह धरती का प्राचीनतम हिस्सा है जिसमें चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। इसका मुख्य काम यह है कि खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता अधिक है, जो
जिसका कि जो ये इसका एक औद्योगिक महत्व है। तो पहला पॉइंट हो गया आपके चौथे आंसर का कि इस हिस्से में आपको खूब सारे खनिज मिलते हैं और खनिजों के मिलने के कारण ये हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आप देखिए क्या किया है, मैंने चौथे आंसर को हाईलाइट कर दिया, सबसे डार्क कर दिया है। इसके अलावा हम और देखते हैं कि ये सारे हिस्से प्रायद्वीपीय पठार के अंदर है, क्या इनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कपास की खेती के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्षेत्र में कपास की खेती होती है। तो ये कपास की खेती वाला पॉइंट भी आपके चौथे आंसर के अंदर ही आ जाएगा कि इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, उसके अलावा 2 पॉइंट हैं, आप चाहें तो आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें एस्चुरी बनती है। एस्चुरी वो इलाके होते हैं जहाँ मछली पकड़ना आसान होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस इलाके में एस्चुरी बनती है तो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आप चाहें तो आप और पॉइंट भी लिख सकते हैं।